स्वागत है सभी का। आवाज आ रही है बढ़िया से? आवाज आ रही है ठीक ठाक? ऋचा जी, मनीष, राधेश, अब्दुल मन्नान जी, हाकिम, रजनीश, अंशु, रेणु जी, हरिगोविंद, आवाज आ रही भाई? बताएंगे जरा ठीक से आवाज आ रही है? देखिए, आज हम लोग को एक दूसरा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, उसकी शुरुआत करनी है। लेकिन इस दूसरे नए टॉपिक की शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था। आंसर बताएंगे मुझे कि ये जो अलबरूनी साहब हैं, उनकी किताब का नाम क्या था? पहले तो ये बता दें मुझे, अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? जी श्वेता जी, बहुत बढ़िया। अलबरूनी की किताब का नाम क्या था? फटाक से बताएं। तो एक दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ मैं पूछ लूं, इस किताब का अनुवाद इंग्लिश में किसने किया हुआ था? सारे लोग बता दें मुझे, संतुष्ट हो जाऊं आपकी तैयारी से। किताब का नाम है तहकीकात ए हिंद, या इसी को किताब उल हिंद कहा गया। लेकिन मुख्य प्रश्न ये था, सारे लोग बताएंगे प्लीज, ये इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? कितने सारे लोग देख रहे हैं? सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि उत्तर टाइप जरूर करें। अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी बता दें। जी संदीप, जी संदीप, बहुत बढ़िया। क्यों भाई, नहीं पता है क्या? जी रेणु जी, अगर नहीं पता हो तो फटाक से बताएं भाई। नहीं पता है जल्दी से बताएं, मैं ही बताऊं, और क्यों नहीं आपको पता है वो भी बताऊं। नहीं श्वेता जी, ऑप्शन नहीं। मेरे साथ पढ़ने का मतलब ऑप्शन नहीं। अब्दुल मन्नान जी, मुराद जी, श्वेता जी, आप लोग को नहीं पता। अंशु जी, याद नहीं आ रहा है, याद था मगर भूल गए। उषा जी, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, बहुत इत्मीनान से 10 दिन का टाइम देकर के हमने वो टॉपिक पढ़ा। आपको बहुत पहले ही उसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया हुआ था सारे लोगों को, लेकिन वो चीज भूल गई। जब ताजा ताजा भूल जा रहा है इतना महत्वपूर्ण तथ्य, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वो चीजें तो बहुत ज्यादा होती जाएंगी। समझ रहे होंगे कि 20-25 पेज का ये टॉपिक आपके पीडीएफ नोट्स के रूप में उपलब्ध रहा होगा। अगर आप लोग चाहे होते तो कम से कम 10 बार, कम से कम 10 दिन में 10 बार पढ़ गए होते। 10 बार नहीं तो 5 बार कम से कम अच्छे से पढ़े होते। लोगों से गलती कहां पे होती वो बताना चाह रहा था। लोग ध्यान नहीं रखते हैं, पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ते पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और चीजें भूल जाती हैं। तो आपको इंडिकेट करना चाहूंगा कि तसल्ली से एक एक लाइन में बातें छुपी हुई हैं, कोई भी चीज छूटेगा। अगर पहली राउंड में ही, जब आप तैयारी कर रहे हैं, पहले राउंड में ही अगर कुछ चीजें याद नहीं हो रही हैं, तो आप सोचिएगा कि दूसरे राउंड में कर लेंगे तो नहीं होता है।
ये जो मानसिकता होती है ना, ये और अपना अनुभव बता रहा हूं पूरी लाइफ में जो हमने सीखा समझा है, गलतियां कहां होती हैं स्टूडेंट्स की। पहले राउंड में अगर सारी चीजें आपके आंख के सामने से अच्छे से नहीं गुजरी हैं और उनको आपने अंडरलाइन नहीं किया है, लिखा नहीं है ना, तो सोचें कि अगर कोई चीज छूट गई है उसको दूसरे राउंड में जब वो पढ़ाई करेंगे तो तैयार कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी जो बुद्धि विवेक होती है ना, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो अपने आप को उस प्रकार से एडजस्ट करता है कि जो पहले राउंड में आपके आंख के सामने से गुजरी थी, जिस पे आपने फोकस किया था, सिर्फ गुजरी नहीं थी, गुजरी थी और जिस पे फोकस किया था, आपका ध्यान वहीं आपको दोबारा से ले जाता है। जब तीसरी बार रिवीजन करते हैं तो वहीं ले जाता है। और जिसको पहले राउंड में आपने अच्छे से नहीं आंख के सामने से गुजारा था ना, वो स्किप करता जाता है। दिमाग की एक खासियत होती है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे से इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, नहीं तो ये छोटी छोटी चूक ना, ये छोटी छोटी चूक आपको परीक्षा से वंचित कर देती है पास होने से। ठीक रहेगा भाई? ध्यान रखेंगे आगे से। जी संजय जी, सारे लोगों के लिए है, जिनका जिनका नहीं हुआ है वो सबके लिए है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आपका जो पीडीएफ है ना, बड़ा ही रामबाण पीडीएफ है। जिसने उस पर कमांड कर लिया उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ। और आप चाहें तो कम से कम एक पीडीएफ आपको 10 दिन के लिए उपलब्ध है। अगला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो 10 दिन वहां भी आपके पास टाइम रहेगा कि उसको कम से कम 5 बार पढ़ लें। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान से देखें लिखा क्या हुआ है और 5 बार कम से कम करें। इतनी ज्यादा बार पास ही तो करना है ना, पास ही करने के लिए सब कर रहे हैं। 10 मिनट मेरा ऐसे खराब हुआ, मैं 10 मिनट में आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप परीक्षा पास जरूर करें। इस वजह से इतना समझाने बुझाने का प्रयास होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत संभव है कि आज रात 8 से 11, आपको बता दें दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो सारा काम, चाहे मैं हूं चाहे संस्थान के अन्य टीचर्स हैं, वो सारा काम, अपनी जिम्मेदारी वाला काम वो पूरा करेंगे। जिस लिए संस्थान इतने कम समय में अपना नाम इस YouTube की भीड़ में बनाया है ना, वो सारी जिम्मेदारी वाला काम करेंगे। आज रात से ही संभवतः ऐसा हो जाएगा कि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करते चले जाएंगे। और ये देख रहे हैं 8 से 11, अर्थात एक टीचर, इस बात को भी समझ लें, एक अभी लास्ट एक उस पे काम करना है। क्लास वास जब खत्म हो जाएगी तो थोड़ा सा एक लास्ट टच देना है। जैसे आज मंडे हुआ, मंडे को शेखर पांडे की क्लास हो गई और किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, जैसे 1857 हमने शुरू किया है ना, तो उसी को आगे बढ़ा करके और अगली क्लास में दूसरा टॉपिक, फिर अगली क्लास में तीसरा टॉपिक, ऐसे एक एक टॉपिक को एक क्लास में प्रश्नोत्तर के माध्यम से फिनिश करेंगे। आज जैसे शेखर पांडे की हो गई 1857, कल आशीष सर की हो जाएगी पर्यावरण को लेकर के। मतलब इस प्रकार का एक खाका आपके समक्ष मैं बता दे रहा हूं और आज से ही देखेंगे। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहें, रिवीजन करने के लिए तैयार रहें। सारे के सारे लोग, परसों अर्थात बुधवार को एनके सर की क्लास हो सकती है बायोलॉजी की, फिर उसके बाद किसकी हो सकती है, अनिरुद्ध सर की हो सकती है ज्योग्राफी को लेकर के। ऐसे ही संस्थान के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराने का प्रयास है।
आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है वो एक बार बहुत बढ़िया तरीके से हमारे साथ टीचर्स के साथ आप रिवाइज कर ले पूरा का पूरा। फिर इसके अलावा फिर आमिर सर की हो सकती है, आमिर सर के माध्यम से फिजिक्स हो सकता है। फिर इसके बाद रमेश सर के द्वारा इकोनॉमी का ऐसे ही खंड, मतलब एक बड़ी शानदार शुरुआत बहुत हद तक संभव है कि आज से हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप पढ़ने वाले हुए तो चीजें कितनी बदली हुई आपको दिखाई पड़ेंगी अपने अंदर। हम लोग के काम करने का तरीका आपको बहुत बढ़िया से पता है, कोई चीज छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। मेरी आदत आपको पता है, घुस घुस करके प्रश्न निकालने की कोशिश होती है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग तैयार रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने रिवीजन पे करेंगे, ठीक है। चले, ये आपको छोटी सी बात थी, बता दिया। टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। क्यों करते हैं? उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए लोग परीक्षा पास कर जाए, वो संदर्भ में अच्छा लगता है। इसके अलावा आपके तमाम बैचेज में अलग से, इसके अलावा भी अलग से बहुत सारे प्रश्न अलग से भेजते चले जाएंगे लोग, बस आप अपना काम करते चले जाए। हाल फिलहाल में अभी आप देख रहे हैं कि कोई परीक्षा की सूरत नहीं दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में अभी कोई सूरत नहीं दिखाई दे रही है, सारे लोग डरे हुए हैं बिल्कुल। भले ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, लेकिन गवर्नमेंट के मन में डर भी है, कहीं उनकी वजह से, चाहे यूपी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी वजह से तीसरी लहर ना आ जाए, कोई ऐसा वो कदम बढ़ा दें कि तीसरी लहर आ जाए, और तीसरी लहर अगर आ गई तो आगे जो चुनावी वर्ष होने वाला है तमाम राज्यों में, तो वहां पे गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे आरोप गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा। तो बहुत ही फूंक फूंक करके गवर्नमेंट काम कर रही, भले ही अनलॉक हो रहा हो, लेकिन परीक्षा वगैरह अभी दूर की बात है। चले शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। ये दो हड़प्पा सभ्यता है, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में हमें पढ़ना क्या क्या है पहले तो वो समझिए। पढ़ना क्या क्या है, जहां से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या सब टॉपिक निकल करके आते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या कोई भी मुख्य परीक्षा हो। इसमें सबसे पहले तो एक भूमिका देखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के बिगिनिंग को लेकर के एक भूमिका देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ आधारभूत तथ्य सारी की सारी परीक्षाओं में पहले निश्चित रूप से पूछा हुआ है। अब इतनी ये मोटी बातें हो चुकी हैं कि नहीं पूछा जाता, लेकिन अब उसके अंदर घुस करके थोड़ा सा प्रश्न पूछने की बात है। क्या है मैं बताऊंगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग होता है। वो कौन कौन से नाम हैं, कैसे वो नाम आए, वो भी देखेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या रहा है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का एग्जिस्टेंस किस समय काल से हड़प्पा सभ्यता किस समय काल तक यह अपने अस्तित्व में रही, यह कालक्रम देखेंगे। कालक्रम के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस क्षेत्र में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, एंड इसका विकास कैसे हुआ। उद्भव का मतलब ओरिजिन, उद्भव विकास कैसे हुआ, कालक्रम इसका देख लेंगे। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को कुछ चरणों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। वो कौन कौन से चरण हैं वो भी देखेंगे, बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें हम लोग भूमिका की, तो बिल्कुल जुबान पे अपने दिमाग में डाल लें, जुबान पे इन सारी बातों को समझ लें। भूमिका, आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता
से जुड़ा हुआ जो पहला स्थल था जिसकी हमें जानकारी हुई वो था हड़प्पा। हड़प्पा प्रथम ज्ञात स्थल था। प्रथम ज्ञात स्थल इस पूरी सभ्यता का कौन था? वो हड़प्पा था। और इसकी जानकारी कब हुई थी? सबसे पहले 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता एक बड़ी सी सभ्यता, बड़े से क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता, और इस हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए बहुत सारे हजारों की संख्या में स्थल, हजारों की संख्या में जो स्थल हैं सबको सम्मिलित रूप से हड़प्पा सभ्यता कहा गया या सिंधु सभ्यता कहा गया। ये जो सभ्यता था, ये जो सभ्यता थी, उसमें जो तमाम हजारों स्थल अभी तक खुदाई के दौरान जानकारी में प्राप्त हो चुके हैं, उन हजारों स्थल में प्रथम ज्ञात स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का ज्ञात प्रथम स्थल कौन था? हड़प्पा था। 1921 में इस बात की जानकारी हुई थी। इसका मतलब कि 1921 के पहले हमें हड़प्पा सभ्यता की कोई जानकारी होगी या नहीं होगी? कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। क्लियर है ना भाई? 1921 के पहले हमें हड़प्पा सभ्यता की कोई जानकारी नहीं प्राप्त थी। 1921 कहने का मतलब क्या है? इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1930 का दशक। 1921 से लेकर के 1921, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये जो 10 वर्ष का समय है 1930 का दशक के तौर पे कहा जाएगा। और 1930 के दशक के आरंभ में अर्थात पहले ही वर्ष 21 में प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा की जानकारी हुई। इसका मतलब कि 1921 के पहले हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? जल्दी बताएं। हां, दूसरी बात, जब 1921 के पहले हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद अगला टॉपिक क्या होता है? वैदिक काल होता है। वैदिक काल होता है। और 1921 के पहले तक हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1921 के पहले, पहली महत्वपूर्ण बात के पहले, या 1930 के दशक के आरंभ तक क्या था? आरंभ तक हम ये सोचते थे, हम भारतीय लोग हम ये सोचते थे कि भारतीय संस्कृति का आरंभ कब से माना जाता है, कब से हुआ था? तो भारतीय संस्कृति का आरंभ वैदिक काल से है, वैदिक काल से होता है। ये पहली बात। कोई भी समस्या भाई? जब 1921 के पहले हड़प्पा सभ्यता की कोई हमें जानकारी नहीं थी, तो हम भारतीय लोग 1921 तक यही समझते थे कि हमारे भारतीय संस्कृति की नींव कहां से देखने को मिलती है? वैदिक काल से। अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति का आरंभ वैदिक काल से हुआ है। लेकिन जब 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की जानकारी हो गई, 1921 हड़प्पा स्थल की जानकारी हो गई, तो यह हमें पता चला कि भाई भारतीय संस्कृति का बीज, संस्कृति का या नींव वैदिक काल से भी पुरानी है। वैदिक काल से भी क्या है? वैदिक काल से भी पुरानी है। अब कितनी पुरानी है? इस बात को लेकर के पुख्ता जानकारी तो तब हो पाएगी जब कितनी पुरानी के लिए हम काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, कितनी पुरानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर के
रिसर्च आरंभ हो गया। तो जो रिसर्च हुआ उससे यह समझ में आया कि वैदिक काल के इतने हजार साल पहले से ही हमारे भारत में कोई ना कोई संस्कृति का आरंभ हो चुका था, अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति और पुरानी है। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। आपके पीडीएफ में पहला पैराग्राफ यही लिखा हुआ है, ठीक है। चले, तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकला कि ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है ना, वैदिक काल के पहले का है। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हड़प्पा सभ्यता के कोई प्रथम ज्ञात स्थल 1921 में के पहले तक हम यही सोचते थे कि हमारे भारतीय संस्कृति की शुरुआत वैदिक काल से हुई है, वैदिक संस्कृति से ही हुई है। लेकिन हड़प्पा स्थल की जब जानकारी हो गई तो यह स्पष्ट हो गया कि हमारे भारतीय संस्कृति की नींव वैदिक काल से आरंभ नहीं होती है, बल्कि उसके बहुत पहले से आरंभ हो चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यह कुछ प्रमुख तथ्य में 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रमुख तथ्य या आधारभूत तथ्य में पहली बात, यह जो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। अब इस बात को इस तरीके से समझिए कि भारत में अगर बात किया जाए, भारतीय संस्कृति की बात किया जाए, तो भारत में पहले पाषाण काल आता है। पाषाण काल, पाषाण काल में क्या हुआ? पत्थरों का प्रयोग होता था, पत्थर का प्रयोग होता था। किस संदर्भ में? औजार के रूप में। औजार को ही उपकरण कहा जाता है। अभी तक आपने बहुत हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, अब इस बार मेरे हिसाब से एक बार पढ़िए, समझिए, मजा आएगा आपको। पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, इसमें क्या हुआ? तांबा का लोग प्रयोग करते थे। किस रूप में? औजार या उपकरण के रूप में तांबा का प्रयोग करते थे लोग। एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न बनता है, मानव द्वारा प्रथम प्रयोग होने वाला धातु कौन सा था? तो प्रथम प्रयोग होने वाला धातु तांबा ही था। एक अलग से तथ्य याद रखना है इस बात। पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल का समय आया। ताम्र पाषाण काल के बाद हड़प्पा काल का समय आया। हड़प्पा काल, हड़प्पा काल को क्या कहा जाता है? कांस्य युग कहा जाता है। कांस्य युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं। हड़प्पा काल के बाद ये वैदिक काल आता है। वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें जो उत्तर वैदिक काल था ना, उत्तर वैदिक काल अर्थात लगभग 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल था, भारत में पहली बार लोहे की जानकारी होती है। तो यहां से लौह काल की शुरुआत होती है। यहां से लौह काल की शुरुआत होती है। अर्थात अगर कभी भी आपको उपकरण के प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित को क्रम से लगाएं, अगर यह प्रश्न आ गया तो अभी तक आप में से अधिकांश लोग गलत करते। ए हो गया पत्थर, बी हो गया लोहा, सी हो गया कांसा, डी हो गया, क्या हो गया? तांबा हो गया। क्या होगा अब? नीचे क्या रहेगा? ऐसे रहेगा ऑप्शंस आपके समक्ष, ए डी बी सी, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा सी
डी बी ए ऐसे ही आ जाएगा। क्या होगा आपका उत्तर? तो आपको अब यह समझ में आ गया है कि सबसे पहले भारत में मानव ने पत्थर का प्रयोग किया, पत्थर के बाद तांबा का प्रयोग हुआ, तो ए के बाद डी आ जाएगा, ए के बाद डी आएगा, डी के बाद सी आएगा और लास्ट में आएगा बी। ये आपका क्रम बनता है। क्लियर होगा यहां तक? चले वापस आते हैं। ये जो आधारभूत तथ्य हम देख रहे हैं उसमें पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्ययुगीन क्यों कहा गया? कांस्ययुगीन इस वजह से कहा गया, इसके पीछे कुछ खास बात। पहली बार इंटरनेशनल स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही कांसा धातु का प्रयोग किया था। कांसा धातु का प्रयोग किया था। इस वजह से पहली बार यहां पे शब्द लिखा हुआ है, पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही कांसा धातु का पहली बार प्रयोग किया हुआ था। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसका मतलब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कांसा धातु का आविष्कार करने वाला या आविष्कार करने वाली सभ्यता कौन सी थी? तो कांसा धातु का आविष्कार करने वाली सभ्यता यही अपनी हड़प्पा सभ्यता थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भले ही हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन कहा जाता है, लेकिन क्या कांसा का सर्वाधिक प्रयोग होता था? कांसा का सर्वाधिक प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में? उत्तर है नहीं। पहली बार प्रयोग हुआ था। कुछ उपकरण औजार बने कांसा के, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? समझने की बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक उपकरण या औजार किसके बने हुए प्राप्त हुए हैं? पत्थर के बने हुए प्राप्त हुए हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग कंफ्यूज होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक औजार या उपकरण जो भी प्राप्त हुए हैं वो किस चीज के, चाहे मिट्टी के खिलौने हों या बहुत सारे जो औजार होते हैं वो किसके प्राप्त हुए हैं? पत्थर का प्रयोग औजार या उपकरण बनाने में सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया हुआ था। ये हो गई पत्थर की बात। अगर इसी में धातु की बात कर लिया जाए, धातु में पत्थर और धातु में अंतर होता है। धातु में सर्वाधिक किसका प्रयोग किया? तो धातु में सर्वाधिक तांबा का प्रयोग किया था। धातु में सर्वाधिक तांबा का प्रयोग किया था, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार दुनिया में हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही कांसा का आविष्कार कर दिया था। इस वजह से कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। याद रहेगा इतना भाई, आसान सा है। सर्वाधिक पत्थर का। अब यहीं पे एक बात समझ में आनी चाहिए आपको। यहां पे हमने देखा ये जो पत्थर का प्रयोग सबसे पहले किया गया, फिर उसके बाद तांबा का प्रयोग, फिर उसके बाद कांसा का प्रयोग और लास्ट में लोहे का प्रयोग हो रहा है। अब ये जो तांबा का प्रयोग हो रहा है, तो तांबा से कांसा कैसे बना? तो भाई जब 90% कांसा कैसे बनता है? जब 90% तांबा में जब 10% क्या मिलाएंगे? SN अर्थात टिन
टिन मिलाएंगे तब ये क्या बनेगा, कांसा बनता है। अर्थात कांसा बनाने के लिए 9 भाग क्या होगा, तांबा होगा, और 1 भाग क्या होगा, टिन होगा, तब ये कांसा बनेगा। याद रहेगा, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो इसका उत्तर हो गया तांबा का। ये 4-5 बातें यहीं पे हम समझ लें। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है तो आगे बढ़ें। पहली महत्वपूर्ण बात थी, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन से संबंधित 5 बातें आपको बताया। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कही गई, क्योंकि पहली बार कांसा का प्रयोग हो रहा है हड़प्पा सभ्यता में, एक बात। दूसरी बात, क्या कांसा का सर्वाधिक प्रयोग होता था, उत्तर है नहीं। सर्वाधिक उपकरण जो मिले हैं वो पत्थर के मिले हैं, लेकिन अगर यह प्रश्न पूछ लिया गया धातु में सर्वाधिक किसका, तो तांबा का। चौथी बात बताया कि जब 9 भाग तांबा और 1 भाग टिन मिलता है तब बनता है कांसा। और पांचवी बात बताया कि ये जो मनुष्य के द्वारा जो यह पहला धातु प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा है, तो मनुष्य के द्वारा जो पहला धातु प्रयोग किया जा रहा है वो है तांबा। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण कुछ बातें नहीं, उम्मीद करता हूं कि आपके अब समझ में आ गई होंगी। तांबा, ये कुल 5 बातें। तो पहली आधारभूत हड़प्पा सभ्यता को लेकर के थी, यह कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हड़प्पा सभ्यता, ये कुछ बेसिक बातें हैं इतिहास की, समझ लेंगे अच्छा रहेगा। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक चरण से संबंधित है। अब ये कहां से आ गया, ये आद्य ऐतिहासिक चरण, ये क्या होता है, इस बात को आप समझिए। भारतीय इतिहास जो है ना, उसको कई भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। भारतीय इतिहास कैसे इसका बंटवारा जो है ना कई प्रकार से किया गया है। एक प्राचीन, एक मध्यकालीन, और आधुनिक, ये एक बंटवारा का तरीका है। एक दूसरा तरीका है धर्म के नाम पे है तरीका। हिंदू काल, मुस्लिम काल और यूरोपीय या फिर ईसाई काल, ऐसे भी कुछ इतिहासकारों ने बांट करके समझने का प्रयास किया है। तीसरा, औजार या उपकरण के संदर्भ में। पाषाण, दूसरा पाषाण मतलब पत्थर। दूसरा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करने, बल्कि तीसरा जो एक विभाजन है वो है प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक चरण। ये जो प्राक ऐतिहासिक है, प्राक ऐतिहासिक इस वजह से कहा गया क्योंकि इस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राक ऐतिहासिक का मतलब प्री हिस्टोरिक। प्राक ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,
पाषाण काल को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पे ये आद्य ऐतिहासिक है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का साक्ष्य तो मिला हुआ है कई जगहों से, सबसे महत्वपूर्ण धौलावीरा से, लेकिन अभी तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं हम लोग। हड़प्पा लिपि को अगर हमने पढ़ लिया तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी और ज्यादा हमारी बढ़ जाएगी, और ऐसा हो सकता है कि जो अभी किताबों में हड़प्पा सभ्यता के विषय में तमाम बातें लिखी हुई हैं उसमें बहुत ज्यादा संशोधन हो जाए, क्योंकि अभी तक हम हड़प्पाई लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता के विषय में किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं वो बातें हमारे अनुमान पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है। इसके साथ साथ ये जो आद्य ऐतिहासिक आपने देखा है ना, आद्य ऐतिहासिक चरण या काल, इसी में न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता को बल्कि इसी के अंतर्गत वैदिक काल को भी शामिल किया जाता है। अब आप कहेंगे वैदिक काल में तो बहुत सारे वेद और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह देखने को मिल रहे हैं, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन वैदिक काल का जो समय है ना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के जो 600 ईसा पूर्व तक का समय है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का, उस समय अर्थात वैदिक काल में, बिल्कुल नई बात और आप में से अधिकांश को चौंकाने वाली बात, वैदिक काल में जो शिक्षा जो व्यवस्था थी वो मौखिक वाली थी, लिखित नहीं थी। अर्थात मेढक की तरह टरटरवा करके लोगों को याद कराया जाता था। जो ये वैदिक काल के संबंध में जो वेद वगैरह है ना, ये इनकी रचना बाद में हुई थी। अर्थात वेद संबंधी जो भी बातें रही ना, वो जैसे हमारे पिताजी कुछ मेढक की तरह मुझे टरटरवा दिए, आपके पिताजी आपको टरटरवा दिए, कुछ चीजें याद करा दिए, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने अपने आने वाली पीढ़ी को टरटरवा दिया, उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से बोल करके, सामने वाले को बुलवा करके, रटवा करके वेद वाली बातें चलती आ रही थी। कब लिखा गया वेद वगैरह, इस पे पक्का कंक्लूजन कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने मौखिक रूप से कुछ ऋषियों को इसका ज्ञान कराया था, मंत्र रूपी प्रकाश के रूप में, ऐसी बातें लिखी हुई हैं आध्यात्मिक प्रकार की। वेद कहां से निकले हैं? ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषियों को इसका ज्ञान कराया था, प्रकाश ऐसे किया, आशीर्वाद टाइप का निकला, और प्रकाश के रूप में कुछ मंत्र यहां पे आ गए, दिमाग में सेट हो गया। वो वेद व्यास जी वास्तव में थे कि नहीं थे, कह पाना बड़ी मुश्किल है। वेदों के रचयिता वेद व्यास, ये सब बहुत ही मुश्किल है। लेकिन गुप्त काल तक आते आते एक प्रश्न तो बनता ही है कि भैया ये किताब आज जो हम देखते हैं, ठीक है, मौखिक रूप से डे बाय डे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, हजारों साल तक वेदों का ज्ञान करा दिया जाता था, लेकिन आज तो हम दुकानों पे देखते हैं किताबें हैं ना वेद की, वो कब लिखी गई होंगी? अब इसका उत्तर यह है कि ये जो तीसरा चरण आप देख रहे हैं ऐतिहासिक काल का, इसमें लिखावट की अर्थात लेखनी
का आरंभ होता है, आरंभ पुनः होता है। लेखनी का आरंभ पुनः का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आद्य ऐतिहासिक में आपने देखा हड़प्पा सभ्यता में लिखावट तो उपलब्ध है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता में लिखावट उपलब्ध है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। वैदिक काल में हड़प्पा सभ्यता में क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पहले पाषाण काल में क्या है? पाषाण काल में लोगों को लिखना नहीं आता था, हड़प्पा सभ्यता में क्या था? लोगों को लिखना आता था लेकिन हम अर्थात वर्तमान में हमें पढ़ना नहीं आता है, हमें पढ़ना नहीं आया है। यह हमारी समस्या है, वर्तमान की समस्या है कि उस वाली लिपि को, हड़प्पाई लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में लिखना नहीं आता था, लोगों को लिखना नहीं आता था, सिर्फ मौखिक रूप से पढ़ना आता था, लिखना नहीं आता था। महाजनपद काल की जब शुरुआत होती है अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व की जब शुरुआत होती है तो पुनः लिखावट की प्रक्रिया आरंभ होती है। लिखावट आरंभ अर्थात पुनः क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिखने की जानकारी थी, वैदिक काल में लिखने की परंपरा नहीं थी। दोबारा से हड़प्पा सभ्यता के बाद लिखने की परंपरा 6ठी सदी ईसा पूर्व महाजनपद काल में शुरू होती है और आज तक ये जो प्रक्रिया महाजनपद काल से शुरू हुई, पुनः लिखावट आरंभ हुई तो रुकी नहीं बीच में, आज तक निरंतर है अर्थात लिखने की प्रक्रिया आज तक बनी हुई है। इसी वजह से महाजनपद काल से आज तक का ये जो समय काल है इसको ऐतिहासिक चरण कहा जाता है। अर्थात महाजनपद काल से लेकर के आज तक हमें लिखावट की जानकारी है, पढ़ने की जानकारी है और यह चरण ऐतिहासिक चरण के तौर पे जाना जाता है। क्लियर हुई ये सारी बातें भाई? बहुत सारी बातें आज जानने को मिली होंगी आपको। सारी बातें क्लियर हुई ये? तो ये जो आपने देखा प्राक ऐतिहासिक में क्या है? प्राक ऐतिहासिक चरण में कंक्लूजन करते हैं लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पाषाण काल को रखा जाता है प्री हिस्टोरिक में। आद्य प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है? आद्य ऐतिहासिक चरण में क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक चरण में ये जो आद्य ऐतिहासिक चरण है इसमें किसको रखा जाता है? तो इसमें हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है, वैदिक काल को रखा जाता है। क्यों हड़प्पा सभ्यता को? क्योंकि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता को लेकर के एक बात, हम पढ़ नहीं पाए। और वैदिक काल को लेकर के क्योंकि उस समय मौखिक ज्ञान कराया जाता था, लिखित ज्ञान नहीं होता था, तो इन दोनों को आद्य ऐतिहासिक चरण में स्थान दिया गया है। और तीसरा आपने देखा ये जो ऐतिहासिक चरण है, ऐतिहासिक चरण में लिखावट की दोबारा से शुरुआत हो गई जो कि वर्तमान तक कंटिन्यू है। इसी वजह से महाजनपद काल से लेकर के वर्तमान तक का जो काल है उसको ऐतिहासिक चरण के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चले। अंशु जी ने पूछा, देखिए इतना समझने आना चाहिए, पाषाण काल जो था ना वहां पे पत्थर के उपकरण हुए। ताम्र पाषाण में क्या हुआ? ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ? तांबा का प्रयोग हुआ प्लस पत्थर का प्रयोग हुआ। फिर कांस्य युग में क्या हुआ? कांस्य युग में क्या हुआ? सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ? पत्थर का प्रयोग हुआ। फिर धातु में किसका प्रयोग हुआ? तांबा का प्रयोग हुआ और कांसा का प्रयोग हो रहा है। कांसा कैसे बन रहा है? तो तांबा में जब टीन मिलाते हैं तो कांसा का मतलब टीन का भी प्रयोग होता था। समझ गए होंगे अंशु जी? चले, तो ये बात समझने वाली थी।
आद्य ऐतिहासिक चरण से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय या नगरीकृत, कुछ भी शब्द का प्रयोग हुआ, अर्बन इंग्लिश में सभ्यता थी। इसका मतलब क्या है? आगे बढ़ते हैं भाई। इसका मतलब क्या है? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब यह है, समझिएगा, अभी तक लगभग, एग्जैक्ट नहीं है ये, लगभग 2800 प्लस हड़प्पा अर्थात सैंधव अर्थात सिंधु सभ्यता, सैंधव स्थल जानकारी में आ चुके हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लगभग 2800 से अधिक स्थल जानकारी में आ चुके हैं। और इन 2800 में से एक क्या है? हड़प्पा भी है। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई हड़प्पा सभ्यता बोल दिया, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का मतलब वो एक जो हड़प्पा स्थल था वो नहीं, मोंटगोमरी वाला। हड़प्पा सभ्यता बोलने का मतलब ये 2800 प्लस सारे स्थलों को मिलाकर के, ये जो हजारों स्थल है ना, सबको मिलाकर के हड़प्पा सभ्यता शब्द बोला जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में ही एक स्थल है, अर्थात 2800 में से एक स्थल है हड़प्पा। क्लियर होगा? अब ये नगरीय सभ्यता कही जाती है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे 2-3 बातें समझिएगा। क्या? पहली बात, क्या सभी स्थल नगरीकृत थे? उत्तर है नो, नहीं। 2800 से अधिक स्थल ज्ञात हो रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो क्या 2800 के 2800 नगरीकृत हो चुके थे? अब नगरीकरण का मतलब क्या होता है, इस बात को भी समझ लें। आज ही इकोनॉमी वगैरह में हो सकता है आप पढ़े हो, या फिर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। नगर क्या होता है ये समझिए। मानव की उत्पत्ति हुई, बिल्कुल बेसिक बात समझिए। नगर पहुंचा कैसे, उद्भव कैसे हुआ? मानव की उत्पत्ति हुई, एक मानव दूसरे मानव के संपर्क में आया तो मानव समुदाय बना। मानव समुदाय बना तो क्या हुआ होगा? एक साथ रहना हो रहा है, लेकिन ये एक साथ रह रहे हैं, ये जो समुदाय में रह रहे हैं, तो शुरुआत कैसे हुई होगी? कुछ ग्रामीण प्रकार की संस्कृति रही होगी, ग्रामीण संस्कृति रही होगी। ये ग्रामीण संस्कृति हुई तो समय के साथ यहां पे कुछ चीजें बननी शुरू हुई होंगी, अर्थात उत्पादन हुआ होगा, कुछ चीजों का उत्पादन शुरू हुआ होगा। जब उत्पादन शुरू हुआ होगा तो ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ चीजें बच जा रही हैं। तो जब बच जा रही हैं तो सरप्लस अर्थात अधिशेष बच जा रही हैं, तो इनको बेचना होगा। तो यही गांव अब कस्बा में बदल रहा है, और धीरे धीरे समय के साथ यही कस्बा विकसित होते हुए किस श्रेणी में पहुंच जाते हैं? विकसित होते हुए नगरीकरण की स्थिति तक पहुंच जाते हैं।
अब नगर की क्या परिभाषा है? अर्थात एक ऐसा स्थल, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां 75% से ज्यादा आबादी क्या करती है? उत्पादन कार्य करती है, अर्थात औद्योगिक कार्य करती है। याद रहेगा, 75% से ज्यादा आबादी, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां 75% से ज्यादा आबादी औद्योगिक कार्यों में संलग्न है। औद्योगिक कार्य का मतलब खेती नहीं, खेती तो यहां पे हो रहा है। 75% गांव में लोग खेती कर रहे हैं तो ग्रामीण संस्कृति है वो। नगरीय संस्कृति का मतलब 75% से ज्यादा लोग इंडस्ट्रियल काम में जुड़े हुए हैं, खेती नहीं हो रही है वहां पे। याद रहेगा इतना भाई? आगे बढ़े, बताएंगे जरा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यहां पे आपने देखा, हमने नोट किया, तीसरी महत्वपूर्ण बात थी, क्या थी? वो ये थी कि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लगभग 2800 स्थल अभी तक जानकारी में आ चुके हैं, तो क्या सभी के सभी नगरीकृत थे? उत्तर है नहीं, सभी के सभी नगरीकृत नहीं थे। तो फिर क्यों कहा गया नगरीय सभ्यता? इसका मतलब यह है कि कुछ पेंच है। क्या पेंच है वो समझिए, बस आज समझते रहिए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लगभग 2800 स्थल हैं। इन 2800 स्थल में को दो भागों में बांट लीजिए। एक ग्रामीण संस्कृति वाले, जहां पे खेती ज्यादा हो रही है, खेती ज्यादा। एक नगरीय संस्कृति वाले, जहां पे औद्योगिक कार्य ज्यादा हो रहे हैं। दो भाग बांट लीजिए। अब ये जो 2800 स्थल हैं, 2800 स्थल हैं, इसमें अधिकांश क्या हैं? अधिकांश ग्रामीण संस्कृति वाले हैं। 2800 में से अधिकांश कैसे हैं? तो 2800 में से अधिकांश ग्रामीण संस्कृति वाले हैं, अर्थात मोटे तौर पे समझ लीजिए 2790, ये मोटा आकलन है। 2790 स्थल कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के ग्रामीण वाले थे। इसका मतलब नगरीय कितने रहे होंगे? मात्र 8, 9, 10 स्थल ही समय के साथ ग्रामीण संस्कृति से कस्बा संस्कृति से नगरीय संस्कृति तक पहुंच पाए होंगे, नगर के रूप में तब्दील हो पाए होंगे। अर्थात ये जो 8-10 स्थल हुए, यहां की 75% आबादी किस काम में संलग्न रही होगी? औद्योगिक कार्य में। लेकिन नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया? इसको समझने की बात है। जबकि अधिकांश स्थल ग्रामीण हैं, अधिकांश स्थल हड़प्पा सभ्यता के ग्रामीण हैं, लेकिन नगरीय सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? उसका कारण यह है कि भारत में पहली बार क्या हो रहा है? नगर का कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है। भारत में पहली बार नगर की पृष्ठभूमि बन रही है हड़प्पा काल के दौरान। पहली बार हो रहा है ऐसा। इस वजह से इसके लिए नगरीय सभ्यता शब्द का प्रयोग होता है। अधिकांश स्थल कैसे हैं? अधिकांश स्थल ग्रामीण हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे स्थल हुए जो कि नगरीकरण तक पहुंच गए, नगरीकृत हो गए। ये नई बात थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है।
प्रश्न यह भी पूछा हुआ है, अधिकांश स्थल कैसे थे? अधिकांश स्थल ग्रामीण थे। कुछ ही गिने चुने 8-10 स्थल ऐसे थे जो कि ग्रामीण, गांव से कस्बा, कस्बा से नगर की स्थिति तक पहुंच गए। अब 200-400-500 साल का समय लगा होगा, 1000 साल का समय लगा होगा धीरे धीरे डेवलप होते होते। चूंकि कुछ ही सही, लेकिन नगर की स्थिति तक पहुंच गए थे, इसी संदर्भ में नगरीय सभ्यता कहा जाता है। जैसे कौन कौन से? हड़प्पा का नाम सुना है आपने, मोहनजोदड़ो का नाम सुना है, चन्हूदड़ो का नाम सुना है, धौलावीरा का नाम सुना है, लोथल का नाम सुना है। ये कुछ ऐसे स्थल थे जो कि धीरे धीरे विकसित होते हुए नगरीकरण की स्थिति तक पहुंच पाए थे। ऐसे स्थल कितने? मोटे तौर पे 8-10 ही। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता के लिए नगरीकरण शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन अधिकांश आबादी कहां रहती थी? अधिकांश स्थल हड़प्पा सभ्यता के कैसे थे? अधिकांश स्थल अभी गांव वाले थे। अर्थात अधिकांश स्थल का मतलब क्या हुआ? अधिकांश स्थल का मतलब अधिकांश आबादी कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति वाली थी। क्लियर है? जल्दी बताएं। ये सारी बातें आपके दिमाग में घर कर गई? तो इन सारी बातों को कल नोट करेंगे। इसमें कुछ और भी बातें थी, दूसरी क्लास का समय हो गया। हड़प्पा सभ्यता के लिए नाम का प्रयोग, कालक्रम, उद्भव और विकास, ये भी देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, वो भी देखेंगे। तो आज ये हमारी कुछ आंख खोलने वाली, समझ पैदा करने वाली क्लास रही हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। ठीक है, कल यहां से थोड़ा सा और पहले इसको भी समझेंगे, नाम, कालक्रम, उद्भव, विकास, चरण समझ लेंगे। उसके बाद फिर इन सारी बातों को हम लोग नोट करेंगे। ठीक रहेगा? चले, कोई और बात होगी फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद। नहीं अर्चना जी, नहीं नोट करना है आपको दोबारा से।